क्लास 3 अध्याय 3 क्लास 8 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए रॉबर्ट क्लाइव है जो मुगल बादशाह से दीवानी हासिल कर रहा है, कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि घटना मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग में आर्थिक मामलों में मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह कंपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा था कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उन्हें उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना और ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और माफिक फसलों को खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों की कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों को बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की बंगाल का स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है, हाट यानी बाजार, सप्ताह में जो एक दिन लगता है। मुर्शिदाबाद का चित्र उस समय का। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। दिशा में बढ़ 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि कंपनी की ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशक तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों
को रूप में मान्यता दी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राजा की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादनों के फायदे में रहेंगे। समस्या, मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 के H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की है। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्ज के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने का पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालत में दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। गतिविधि, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित है? पिछले पन्ने को पढ़कर संभावित कारण बताइए। आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब जमींदार किसानों को जमीन देकर उसे लगान वसूल सकते थे तो उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता। एक नई व्यवस्था, 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की जरूरत थी तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करने का काम कैसे चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज की एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारत समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था और उसको बचाए रखना चाहिए। इसके आदेशों पर कलेक्टरों के गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज की। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्रामीण, जो महाल कहलाते थे, ग्राम से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थानीय रूप से तय नहीं किया जाता था, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन से गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को मारवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। मुनरो व्यवस्था, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई।
मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो 1819 से 1826 तक था टॉमस मुनरो। महाल क्या होता है? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई है। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होता है। महाल। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधा किसान रैयतों से ही बंदोबस्त कराना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भी महज कुछ सालों के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गाँवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसल भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती का पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल का उत्पादन ऐसी ही एक पद्धति का अच्छी तरह समझें। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5-6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीर दी गई है। एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत में है, चित्र 5 है। चित्र 6 में है मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूलों वाले छापे। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह पैदा किया गया है? यह भारत का है और ये इस छापे में आपको जो नील दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावनाएं हैं कि 19वीं सदी में ब्रिटिश में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़े उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी, इसलिए यूरोप कपड़ा उत्पादन को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नाम के एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप ने वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकीला नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी को ढील देने के लिए अपनी सरकारों की राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू ने फ्रांसीसी, ब्राज़ील और पुर्तगाली जमाइका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोगों को नील की खेती करने लगे।
उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भी भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। अब नील की मांग बढ़ी। उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई और 1783 से 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन में के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए रास्ते ढूंढने लगी। बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों को जबरन काम करवाता था। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नीलों में भारत का नील केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% तक हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंटों ने नील उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रैयती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नीज खेती की समस्याएं। बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने के लिए मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। गुलाम ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती है, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है, वही गुलाम कहलाते हैं। ये चित्र देखें। सेंट डोमिंग्यू में गुलामों की बगावत। अगस्त 1791 में जनवरी में एस्कुदोल्स्की का चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीन के उत्पादक शुरू कर दिए। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। बड़े पैमाने पर नील की खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादों की ज़रूरत होती उसी समय किसानों के हल बैलों की चावल की खेती में व्यस्त रहते थे।
19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक निज का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते उन्हें नील उगाने के लिए कम दर पर ब्याज बागान मालिकों के नकद कर्ज मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल को देखभाल करना जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के समय फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। नील की खेती बीघा जमीन का एक माप ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों के इस क्षेत्रफल के करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। नील का उत्पादन कैसे होता था? बीटर वाट है। नील की खेती के पास स्थित नील का एक कारखाना। सिम्पसन का चित्र 1863 में बनाया गया। किण्वन हौद है। चलिए पढ़ते हैं। नील की खेती। नील के पौधे को हौद तक औरतें ढोकर लाती थी। चित्र 12। हौद में घोल हिलाने वाला यह खरा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूर को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। वाट एक इंधन अथवा संग्रहण प्रक्रिया है। वाट नील की खेती के बारे में। नील गांव आमतौर पर बागानी मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखानों में स्थित वेटर्स हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए करीब 3-4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वन हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौदे में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौदे के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब ये द्रव्य हल्का हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की लुगदी को दूसरे कुंड निथाथर कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूरों उन मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से एक मजदूर इन टुकड़ों पर सुखाने के लिए ले जा रहा है। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था कि व्यवस्था कितनी कठोर है। नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम था और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। ये तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे और औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए
आने वाले गुमशुदा एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वो नील की खेती करेंगे, न कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लिए लाठीधारों गुंडों से डरेंगे। नील की किसान चुपचाप बैठने को तैयार नहीं थे। उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उसे जमीन लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उसका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार और व्यापार विद्रोह के खतरे में से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट जनरल ने 1859 में सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उसकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एर्सले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया नील के गांवों के एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे को उत्साह बढ़ाते और सामूहिक का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते थे। इस तरह गीतों में हमें उनकी भावनाओं का पता चलता। नील विद्रोह के दौरान बंगाल में निचले किसानों के बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। उनमें से गीत इस प्रकार है। मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठा पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं। वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लाठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। करने का हुक्म दे दिया। फैल गई थी अफवाह। ईरान किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों ने नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादक व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने यह कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी में आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे तो बिहार के एक किसान ने उसे चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। भीख मांग लूंगा, नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्य ने बात की। हाजी मुल्ला के कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। W.S. सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह, किन शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला: मैं नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले साहब कह रहे हैं, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला: नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। नील आयोग रिपोर्ट खंड
सबूतनामा उस समय बाद गतिविधि कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। W.S. सीटन का कार आपसे पूछते हैं, रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं? आपका जवाब क्या होगा?